एक महत्वपूर्ण उपक्रम जिसे नासिरा जी ने संपादित, अनुदित और विश्लेषित किया है, उस पर आधारित इस विचार संगोष्ठी में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मंच पर आज की चर्चा के लिए यहाँ विराजमान विद्वज्जनों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रोफेसर अख्तर हुसैन साहब से दरख्वास्त से कृपया मंच पर विराजें। प्रोफेसर अशोक तिवारी जी से आग्रह है, कृपया वे मंच पर आएं। प्रोफेसर खुर्शीद इमाम साहब से अनुरोध है कि कृपया वे पधारें। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि वे कृपया आसन ग्रहण करें। प्रोफेसर रिजवानुर रहमान साहब से आग्रह है कि कृपया वे पधारें। एक कुर्सी बीच में छोड़कर आदरणीय नासिरा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इससे पहले बलराम जी से आग्रह है, प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी जो संस्कृत और पारसी के विद्वान हैं, वे कृपया आसन ग्रहण करें। और आज की चर्चा के केंद्र में वृत्त तो अनेक किंतु केंद्र बिंदु एक है। ऐसी केंद्रीयता हासिल करने वाली आज की महत्वपूर्ण लेखिका नासिरा शर्मा जी से आग्रह है, कृपया वे मंच पर आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। कि आज की चर्चा जिस महत्वपूर्ण अदब की बाईं पसली के 6 खंडों पर केंद्रित है, वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जरूर है, लेकिन ऐसा काम, बहुखंडीय काम जिसमें कि अनुवाद, विश्लेषण, परिचय और साहित्य के रूह में प्रवेश करने का काम होता है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए यदि संभव है तो मुझे लगता है कि नासिरा जी के लिए संभव हुआ है कि अदब की बाईं पसली के बहाने मध्य एशिया और उन तमाम मुल्कों के साहित्य को यहाँ पर समाविष्ट करने की चेष्टा की है इन 6 खंडों में, जो लेखक आम तौर पर हिंदी अनुवादों में अभी तक नहीं आ सके हैं। और ये महत्वपूर्ण काम लगभग वे 1 दशक से कर रही थीं। इसको इतनी अच्छी साज सज्जा में देने का काम और पाठकों के समक्ष रखने का काम राजकमल प्रकाशन की ओर से लोक भारती प्रकाशन ने किया है। वे साधुवाद के पात्र हैं। नासिरा जी हिंदी की उन महत्वपूर्ण लेखिकाओं में हैं जिन्होंने लगभग 3.5 दशक साहित्य की नितांत सक्रियताओं में बिताए हैं और जिनके लेखन के लिए आप कह सकते हैं कि दुनिया और देश के और मनुष्य के स्वाभिमान के जो बड़े प्रश्न हो सकते हैं, उसे उन्होंने अपने साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। कहानियाँ हों, उपन्यास हों, संस्मरण हों, रिपोर्टाज हों या निबंध हों, या राष्ट्र के ऐसे मुद्दे जिसमें कि उन्होंने राष्ट्र और मुसलमान विषयक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। औरतों के ऊपर स्त्री विमर्श जिसे आज की तारीख में अपनी अपनी तरह से देखा सोचा समझा जाता है, लेकिन नासिरा जी ने स्त्री और पुरुष को बराबर की इकाई मानते हुए, उसे विलोमों के रूप में प्रतिष्ठित न करते हुए, जिस तरह के स्त्री विमर्श के भीतर जो भारतीय समाज का कोलाहल है, भारतीय समाज की समस्याएं हैं, भारतीय समाज के अंतर द्वंद्व हैं, मनोद्वंद्व हैं, उनको अपने साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। 1948 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। इसके कहने का आशय यह है कि इलाहाबाद वो ज़मीन है जहाँ पर, जिसको कहा जाता गंगा जमुनी सभ्यता, और केवल भाषा के मामले में नहीं, तहजीब के मामले में भी वो उस स्थल से आती हैं जहाँ पर भाषा अपने आप में हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ इस तरह जुड़ी हुई है, उसको उर्वर बनाती है, उसको अपनी संवेदना से सींचती है और आत्मसात करती है। और वे जिस भाषाई तहजीब के लेखिका हैं, वहाँ पर हिंदी और उर्दू
में कहीं कोई बंटवारा नहीं है, उसकी आत्मा एक है। कभी एक कविता में कुंवर नारायण जी ने कहा था, ट्यूनीसिया का कुआं, एक कविता थी जिसमें कहा था कि ट्यूनीसिया का जो कुआं है उसके भीतर का जल जो है वो लगता है कि विश्व के तमाम कुओं में जो जल बह रहा है उसकी अंतर्धारा से मेल खाता हुआ जल है। यानी उसके जल में वे सारे तत्व हैं जो किसी भी कुएं में हो सकते हैं, उसकी धाराएं एक हैं, कुएं अनेक हो सकते हैं, ट्यूनीशिया का कुआं। और इसी तरह से हिंदी और उर्दू की जो ये तहज़ीब जिसकी बहुत ही एक बड़ी मिसाल अपनी भाषा में उन्होंने पेश की है। अनेक उपन्यासों को आप देखें जिसमें हिंदू पात्र भी हैं, मुस्लिम पात्र भी हैं, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि अलग से कोई समाज, अलग से कोई वर्ग चित्रित किया जा रहा है। हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान शरीक हैं, मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू शरीक हैं। उनकी भाषा कहीं से बिल्कुल बनावटी नहीं है, न तो बिल्कुल पर्सियन है, न वो इस तरह की संस्कृताइज्ड है। तो इस तरह की जो भाषा उन्होंने अपने उसकी भाषा की बनावट, भाषा की रचनात्मक जो संरचना है अपने उपन्यासों में पेश की है, वो हमारा वाचिक लहजा है, इसमें अवधी भी है, कुछ वैश्वारी भी है, हिंदी की खड़ी बोली है। उसका जो नाद सौंदर्य है उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, उनके रिपोर्टाजों में, उनकी बहसों में, उनके विमर्शों में बोलता है। और इसीलिए वे एक अलग और अनूठी तरह की लेखिका हैं। केवल फेरिस के तौर पर याद दिला दें, भूमिका के तौर पर, उपन्यासों में 7 नदियाँ, एक समंदर, ईरानी क्रांति पर लिखा विश्व का पहला उपन्यास। और आप जानते हैं कि जहाँ भी उन्होंने मध्य एशिया के जिन देशों का दौरा किया, वे जहाँ भी गईं, उनकी स्मृति, उनकी डायरी हमेशा साथ रही और वहाँ से जो कुछ वे ले के लौटीं उसको उन्होंने अपने लेखन के सांचे में ढाला। शालमली एक ऐसा उपन्यास है जिसे मैं स्त्री विमर्श कहता हूँ। ये उपन्यास अपने आप में उसकी गवाही देने वाला उपन्यास है। कहीं भी वे स्त्री को या पुरुष को कोई समस्या नहीं मानती हैं। स्त्री पुरुष की समस्या नहीं है, समस्या कहीं न कहीं सामंजस्य की है, और सामंजस्य में वे जिस तरह का तालमेल बिठाती हैं, ऐसा शालमली करैक्टर, इसको पढ़ते हुए आपकी आंखें बहुत ही सजल हो उठेंगी। ठीकरी की मंगनी बहुत अच्छा उपन्यास है। जिंदा मुहावरे, जो भारत के बंटवारे का जो समाज बना है उसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। अक्षय वट एक ऐसा उपन्यास है जिसमें विश्व की बड़ी समस्या को उठाया गया है, और जल की समस्या पर कुइयाँ जान, क्योंकि मुझे लगता है कि जल समस्या पर पहला बड़ा विशद उपन्यास है। उन दोनों उपन्यासों में जो इलाहाबाद की अपनी भाषा है, जीरो रोड में आप देखें जो इलाहाबाद की अपनी भाषा है, दुबई तक जो उसका वितान फैला हुआ है, इसमें उन्होंने रखा है। पारिजात, जिस पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 2 संस्कृतियों के टकराहटों का उपन्यास है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के जो अंतर्द्वंद्व मन में चलते हैं और वो चरित्रों में आपको दिखाई देते हैं, गूंथा है बहुत अच्छी तरह से। अजनबी जजीरा और कागज़ की नाव 2 उनके नवीनतम उपन्यास हैं इराक के परिवेश पर। और जो मध्य पूर्व की तरफ जो रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनका जो अपना समाज, उनकी समस्याएं हैं, उन पर कागज़ की नाव है। कहानी संग्रह बहुत ही अच्छी कहानियों से संपन्न हैं। शामी कागज़, पत्थर गली, संसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, ऐसे तमाम कहानी संग्रह उनके हैं। लेकिन उनके जिस लेखन की बराबर तारीफ़ हुई है और जो उस वक्त की पत्रिकाओं में जब प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कि जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ईरान की क्रांति और अन्य देशों पर लिखे गए रिपोर्टाज उसमें संजोए गए हैं, उसमें जिस तरह का मानवीय चित्रण करती हैं और जिस तरह उन कैंपों में जाकर बच्चों के बीच उनकी दशा को देखती हैं, और उस समय ईरान की क्रांति पर ऐसा रिपोर्टाज तो कोई गल्प नहीं है, वो तो बिल्कुल उसका जीवंत वर्णन होता है। ऐसी साहसिक कलम उस समय हिंदी में अगर किसी की थी तो नासिरा जी की थी, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं इसमें। इसके साथ ही जो विमर्श के बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र और मुसलमान, अक्सर हमारा राष्ट्रवाद और जो मुसलमान हमारा समाज है, इसको लेकर अपने अपने वादे जायते तत्वबोध, लेकिन राष्ट्र की समस्या ही यही है कि हमने 2 इकाइयों को
मतलब इस तरह से कर दिया है कि राष्ट्र में हम मुसलमान को समेकित नहीं कर पाते और मुसलमान है तो उसके साथ राष्ट्र को जोड़ नहीं पाते। ये कुछ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, इस तरह के ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें पूरा समाज, पूरा बौद्धिक समाज उलझा हुआ है और हमेशा उसके बुलबुले, उसकी बहसों के बुलबुले फूटते रहते हैं और नए नए पैदा होते रहते हैं। लेकिन अपनी तरह से राष्ट्र और मुसलमान को परिभाषित किया है इसी शीर्षक से किताब में। औरत के लिए औरत, स्त्री विषयक प्रश्नों पर बहुत अच्छे आलेखों का समूहन है। इस तरह से इतने सारे कामों के बीच पिछले 10 साल अपने रचनात्मक लेखन को भी हाशिए पर खिसकाते हुए ये जो महत्वपूर्ण काम है अदब में बाई पसली, जिसका शीर्षक ही बहुत ही चौंकाने वाला है और इसके पीछे जो फलसफा है वो खुद चूँकि बताएंगी। बहुत सारी चीज़ें हम संचालक के बतौर नहीं दोहराना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम, जैसे मैंने कहा कि एक अकेले व्यक्ति के बूते संभव नहीं है, पर संभव किया है। हो सकता है इसमें कमियां भी हो सकती हैं। मीर कहते हैं कि हैं कुछ खराबियां मेरी तामीर में ज़रूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया हूं मैं। तो जितने संस्करण व्यक्ति के होते हैं, व्यक्ति का चरित्र, उसके गुणसूत्र और उन्नति की तरफ जाते हैं, लेकिन जितना भी किया है टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज दोनों में जो महारत रखता है वही ट्रांसलेशन कर सकता है। लेकिन ये केवल ट्रांसलेशन नहीं है। निजी बातचीत में, गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भाई इसमें मेरी रूह है, मेरी भाषा और संवेदना की रूह है। किसी शायर ने कहा है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ये वो रोशनी है जो शायद इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। बहुत सारे पुरस्कार उनके खाते में हैं और आप जानते पुरस्कारों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार की अभी भी वो प्रतिष्ठा है कि उसे एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है और भारतीय समाज में, भारतीय हिंदी समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है। और ये तो हुआ एक ऐसा परिचय जो बहुत मोटे तौर पर परिचय होता है और आप जानते हैं लेखक अपने आप एक जैविक इकाई होता है, लेकिन उसकी वैचारिक इकाई, उसकी जो साहित्यिक जो शख्सियत है, उसके अनेक गुणसूत्र होते हैं। एक लेखक आपके सामने जिस तरह से पेश आता है वो केवल अपने विचारों की काया में पेश आता है, वरना तो सारा पंचभूत महातत्व है और उसे अपनी अस्मिता का भान होता है, तभी वो इस तरह की रचनाएं अपने समाज के लिए देता है। यहाँ पर आज का जो मुख्य बिंदु है विचार विमर्श का वो यही कि राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लोक भारती प्रकाशन ने जो 6 खंडों की एक किताब संपादित की है, जिसका फलक बहुत बड़ा है और इसे 6 खंडों में समेटा है नासिरा जी ने, जिसमें कि कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से बातचीत है, भारतीय कहानियां हैं उर्दू की और भारतीयतर उर्दू कहानियां हैं। इस तरह से एक बड़ा संसार इन्होंने संजोया है। हम अपने आम जीवन में अभी तक हिंदी में यूरोपीय राइटर्स को, यूरोपीय पोइट्स को पढ़ते रहे हैं, उनके नॉवलिस्ट को, उनके लेखकों को पढ़ते रहे हैं और ये प्रायः अंग्रेज़ी के माध्यम से अनुदित होकर हमारे सामने आते रहे हैं। जैसे हमारे लिए न तो ब्रेख्त नए हैं, न ताद्युस रोजेविच नए हैं, न राफेल आर्मेटो नए हैं, न वोल्सोइंका नए हैं, न गैब्रियल ओकारा नए हैं। ये सब हिंदी के अभ्यस्त पाठक और लेखक हैं, वे इन कवियों लेखकों के बारे में जानते हैं। लेकिन मध्य एशिया के ऐसे देश जहाँ पर लोगों की उपस्थिति और पहुँच नहीं है और वहाँ का जो अपना राजनैतिक और ऐसा एक जो वातावरण है उसमें, जैसे कि ये जो साहित्य इसको चयन करने का काम, इसको इकट्ठा करने का काम, वहाँ के बुद्धिजीवियों और लेखकों से संपर्क करने का काम, ये इतना कठिन होता है। इसको संजोना, फिर उसे हिंदी में पिरोना और फिर उसका जो लिटरेरी अप्रिशिएशन है और उस देश के, उस हालात के, उस पूरे भूगोल के और पूरी संवेदना के परिचय के साथ वह बिना कवि मन के, बिना एक लेख की ऊर्जा के और बिना इस रोमांस के जो कि हम अपने साहित्य से करते हैं, ये बिना उसके संभव नहीं होता है। और इन खंडों को कोई ये कहे कि मैं इसको 1 महीने में बांट सकता हूँ, 2 महीने में कह सकता हूँ और उस पर कोई भी बातचीत संपूर्ण हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये वो रचनाएं हैं जो अलक्षित हैं, अभी पहली बार इन पर से पर्दा उठा है और उसका श्रेय नासिरा जी को जाता है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी सच्ची रचना
उस मगही पान की तरह होती है जो होठों के भीतर दबी रहती है कंठ में, और धीरे धीरे उसका आस्वाद घुलता है। मुझे लगता है कि इन रचनाओं में ऐसा ही आस्वाद है। इसमें औरत की जो त्रासदी है वह भी है, पुरुष का वर्चस्व भी है, और पुरुष कहीं का भी हो, भारत का हो या कि श्रीलंका का हो या मध्य पूर्व एशिया का, उसकी जो पुरुषोचित मानसिकता होती वही होती। और स्त्री वही है जिसके लिए एक शायर कहता है कि मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी, मगर मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मैला किया। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत ही इसके सारे तत्व मौजूद हैं। इन खंडों के माध्यम से आप उन देशों के भौगोलिक, मानसिक, संवेदनात्मक इतिहास को भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, और उस लेखकीय संसार को भी, जो कि तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम राजनीतिक हस्तक्षेपों के बावजूद जिंदा है और सक्रिय है और सतत सक्रिय है। अब ये तो हुआ सामान्य परिचय। जब ऐसी कोई किताब हो और उसका लेखक हमारे बीच में हो, उसका प्रस्तावक हमारे बीच हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर प्रस्तावन नहीं हो सकता कि हम नासिरा जी को आमंत्रित करें और पूछें कि इन खंडों के पीछे, इन रचनाकारों को चुनने के पीछे, इन देशों को चुनने के पीछे, उन्होंने कहा कि देश तो रिपीट हुए हैं लेकिन लेखक रिपीट नहीं हुए हैं। 6 खंडों में लेखक सब अलग अलग हैं, देश रिपीट हुए हैं। वे कहानियों में भी हैं, उपन्यासों में भी हैं, नाटकों में भी हैं, और बहुत सारे लेखक जो यहाँ पर समाविष्ट हैं उनमें से कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों से बड़ी तेज़, गरम और साहसिक बातचीत भी है। तो इन सब चीज़ों के पीछे उनकी जो दृष्टि सक्रिय रही है, एक विचारक के रूप में, लेखक के रूप में, गल्पकार के रूप में, और इस साहित्य को लाने की जो उनके भीतर एक विवशता और बेचैनी और रही है, उसकी क्या वजह है, और इसको समेटते हुए और इस समय जबकि वो पाठकों के सामने प्रस्तुत है लगभग 1 साल से, वे इसके बारे में क्या सोचती हैं, हम लोग उनसे सुनना चाहेंगे। मैं बहुत ही अदब के साथ आदरणीय नासिरा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इन पुस्तकों की परिकल्पना के बारे में, अपने लेखन के बारे में और लगे हाथ रचना प्रक्रिया के बारे में यहाँ लोगों को बताएं। स्वागत और अभिनंदन।